चलिए अब विस्तार से आपको तमाम खबरें हम वर्ल्ड वॉच की दिखाएंगे। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी एक साथ सड़कों पर आ गए अमेरिका के। ये प्रदर्शन सिर्फ 50 राज्यों में हुए और सभी 50 राज्यों में हुए प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वार की नीतियां सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध करते दिखाई दिए। देखिए, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का भी घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50-50-1 नाम दिया गया, जिसका मतलब है 50 विरोधी प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूमों का भी घेराव किया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों का यह दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रंप के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। बता दें कि राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं। मस्क की दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छंटनी करवा रहा है। अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी भी इन प्रदर्शनों को एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम भी बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है। अमेरिकी सर्वे एजेंसी गैल्प के मुताबिक 45% अमेरिकी वोटर्स ट्रंप के लिए 3 महीने के कामकाज से खुश नहीं बताए जा रहे हैं, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआती 3 महीने में 41% वोटर्स ही उनके कामकाज से संतुष्ट पाए गए थे। हालांकि ये बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में बेहद कम है। 1952 से लेकर 2020 के बीच सभी राष्ट्रपति की पहली तिमाही की औसत रेटिंग 60% यानी 60% थी। इसके अलावा इसकी तुलना में ट्रंप की रेटिंग जो है वो अपेक्षाकृत काफी कम दिख रही है। एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के पदभार संभालने के वक्त उनकी रेटिंग 47% थी। इसमें गिरावट लगातार दर्ज की गई। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 3 भारतीय और 2 चीनी छात्रों ने अमेरिकी सरकार पर केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि सरकार ने बिना किसी चेतावनी के उनका स्टूडेंट वीजा यानी F1 रद्द कर दिया, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में पड़ गए। यह मुकदमा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने न्यू हैम्पशायर की अदालत में दायर किया। छात्रों का कहना है कि वीजा रद्द होने की वजह से वे अब अमेरिका में ना तो कानूनी रूप से रह सकते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। भारतीय छात्र लिखिंथ बांबू गोरियाल की मास्टर डिग्री मई 20 को पूरा होने वाली थी, लेकिन वीजा रद्द होने से अब उन्हें ना तो डिग्री मिल सकती है, ना ही वे OPT प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। थानुज कुमार गुम्डावेली और मणिकंत पसुला दोनों भारतीय छात्रों की पढ़ाई का सिर्फ 1 सेमेस्टर बचा है, लेकिन वीजा ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह सकती है। चीनी छात्र हेंगरुई झांग की रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी भी वीजा रद्द होने के कारण चली गई, जो उनकी एकमात्र कमाई का माध्यम था। वहीं हायोयांग एन को अपनी मास्टर डिग्री अधूरी छोड़नी पड़ सकती है, जबकि उन्होंने अब तक लगभग 2.5 करोड़ यानी कि $3.3 लाख अपनी पढ़ाई पर खर्च कर दिया है। अब छात्रों का कहना है कि उन्होंने हमेशा नियमों का पालन किया, वे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे, किसी अवैध काम में शामिल नहीं थे और ना ही किसी अपराध में वो लिप्त थे। इसके बावजूद सरकार ने बिना नोटिस दिए उनका वीजा रद्द कर दिया। अब ये छात्र चाहते हैं कि अदालत इस फैसले को पलटे ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके। विदेश मंत्रालय ने 15 अप्रैल को कहा था कि अमेरिका में स्थित भारतीय मिशन वीजा रद्द किए जाने से संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे भारतीय छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है और यथासंभव सहायता प्रदान भी कर रहा है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से एक रिपोर्ट में सामने भी आया है कि अमेरिका में जिन छात्रों के वीजा रद्द किए गए हैं उनमें 50% भारतीय छात्र हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में सबसे ज्यादा
प्रभावित रहा है। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जहां 14% छात्रों के वीजा रद्द किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन छात्रों के वीजा रद्द किए गए उनमें से आधे से ज्यादा ओपीटी पर थे। इसका मतलब है कि ये छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। अब इन छात्रों के सामने न सिर्फ नौकरी खोने का खतरा है, बल्कि उन्हें अमेरिका छोड़ने का डर भी यहां सताने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत का दूसरा दौर पूरा हुआ। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया है। इस बातचीत में ओमान ने मिडिल देश की भूमिका निभा रहा है। ईरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर 2 अलग अलग हॉल में हुई। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि सीधे आमने सामने नहीं बैठे। बातचीत की मध्यस्थता ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने की, जो दोनों पक्षों के बीच लगातार मैसेजिंग करते रहे। बाघई ने कहा है कि ईरान पूरी गंभीरता और तैयारी के साथ इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए बातचीत में हिस्सा ले रहा है। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान अमेरिका के बीच में संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, तो वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे किसी भी समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान चाहता है कि अमेरिका भविष्य में समझौते से एक तरफा रूप से बाहर ना निकले, और अगर ऐसा होता है तो ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई भी वो करे। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा कि उसके पास मौजूदा समय में जो संबंधित यूरेनियम का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रपति स्पष्ट हैं, ईरान की परमाणु हथियार रखने उनको नहीं दिए जाएंगे। ईरान ने बातचीत के दौरान यह भी दोहराया कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, उसे धार्मिक, राष्ट्रीय और सुरक्षात्मक सिद्धांतों के तहत संचालित किया जा रहा। अराक्ची ने इजराइल को क्षेत्र में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करने में सबसे बड़ा रोड़ा बताया और यूरोप से आग्रह किया कि वह ईरान के खिलाफ फैलाई जा रही ईरानोफोबिया पर आधारित सोच को छोड़कर जिम्मेदारी भरा रुख अपनाए। इस बीच ईरान ने शीर्ष नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक भी ईरान में हुई। इसमें राष्ट्रपति मसूद, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन महसेनी एजेंजी शामिल हुए। ये बैठक रोम में जारी वार्ताओं की पृष्ठभूमि में हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि ईरान कूटनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ आंतरिक स्तर पर भी एकजुटता बनाए हुए है। अब दोनों देशों के बीच में तीसरे दौर की वार्ता जल्द आयोजित होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। स्पष्ट है कि परमाणु मामले पर जारी गतिरोध के समाधान की दिशा में यह वार्ता एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन आगे की राह कई कूटनीतिक और रणनीतिक पेचों से भरी है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता, आंतरिक एकजुटता, रोम में वार्ता, ओमान ने निभाई मध्यस्थता की भूमिका, प्रतिबंध हटाने की मांग और समझौते पर गारंटी की बात। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को फिर दोहराया कि इजराइल के पास में गाजा में लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमास को नष्ट नहीं किया जाता, बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती और यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं है, तब तक युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। नेतन्याहू पर अपने ही देश में कई स्तरों पर दबाव बढ़ रहा है।
बंधकों के परिवार, उनके समर्थक, पूर्व इजरायली सैनिक पिछले महीने युद्ध विराम को तोड़ने के बाद युद्ध जारी रखने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल ने युद्ध विराम जारी रखने के लिए हमास के आधे बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमास ने नवीनतम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में बीते 48 घंटों में 90 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अस्पताल कर्मचारियों के अनुसार इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों में 15 लोग मारे गए। इनमें बच्चे और कई महिलाएं शामिल रहीं। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक उनके अनुसार दक्षिणी शहर खान यूनिस में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें कई जो मुआसी लोग इलाके के तंबू में रह रहे थे वो भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सैकड़ों हजारों विस्थापित लोग रह रहे हैं। इजराइल ने भी इसे मानवीय क्षेत्र घोषित किया है। यूरोपीय अस्पताल के अनुसार राफा शहर में इजरायली हमलों में 4 अन्य लोग मारे गए। मरने वालों में मां बेटी भी शामिल है। अल अवदा अस्पताल के अनुसार बाद में शनिवार को इजराइल ने मध्य गाजा में नुसेरात के पश्चिम में नागरिकों के एक समूह पर हवाई हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पीएम नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली सैनिक हमास पर बंधकों को रिहा करने और हथियार छोड़ने का दबाव बनाने के लिए हमले बढ़ा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने सप्ताहांत 40 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सेना ने यह भी बताया कि शनिवार को उत्तरी गाजा में एक सैनिक की भी मौत हुई है। सेना ने पुष्टि की कि 18 मार्च को फिर से युद्ध शुरू होने के बाद ये पहले सैनिक की मौत हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी आलोचना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी ने इजराइल से स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले रोकने की अपील की है। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने उन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जिनेवा संधि का उल्लंघन भी बताया है। इजराइल का कहना है कि वे हमेशा के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। वो हमास के जितने भी ठिकाने हैं उन सभी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय नागरिकों का दावा है कि इन हमलों में मुख्य रूप से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। गाजा में सैलाब मौत की दास्तां हम आपको बता रहे हैं। 48 घंटे में किस प्रकार से 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, किस प्रकार से भारी तबाही का मंजर है। नेतन्याहू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध जो चल रहा है वो जारी रहेगा हमास की तबाही तक। बांग्लादेश में अज्ञात लोगों ने एक बड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय को गुरुवार दोपहर को उनके घर से किडनैप किया गया और पीट कर हत्या कर डाली गई। बता दें कि भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। हिंदू समुदाय ने उनकी बड़ी पकड़ बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि वे ढाका से 330 किलोमीटर दूर दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के रहने वाले थे। भावेश चंद्र रॉय की पत्नी शांतना ने बताया कि गुरुवार को करीब 4:30 बजे उनके पति को उनके पास एक फोन आता है। दरअसल फोन करने वाले सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भावेश घर पर हैं या नहीं। इसके करीब आधे घंटे बाद 2 बाइक पर सवार 4 लोग उनके घर आए, भावेश को जबरदस्ती उठाया और लेकर चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें पास के नाराबाड़ी गांव लेकर जाया गया और वहां बेरहमी से उनको पीटा गया। गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भावेश को बेहोश हालत में वैन से उनके घर भिजवा दिया। पहले उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गए, फिर दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर यानी मृत घोषित कर दिया। बिराल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। भावेश की पत्नी शांतना ने कहा कि वह हमलावरों में से 2 को पहचान सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी कर कहा कि हमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय की किडनैपिंग और हत्या के बारे में जानकारियां मिली हैं। यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखाती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आरोपी बिना सजा पाए आजादी से घूमते हैं।
बयान में आगे कहा गया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर से अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वह बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना भागे। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। भारत ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेश का यह बयान धूर्तता और कपट से भरा है। वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहता है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को भारत के 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे से संबंधित जानकारी आपको देंगे। देखिए, उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे भी इस ट्रिप पर आएंगे। वे इटली का दौरा कर भारत आ रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे जेडी वेंस दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसके बाद वे अक्षरधाम मंदिर जाएंगे दिल्ली में और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प देखने किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरे पर जेडी वेंस, पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय दूत विनय मोहन कात्रा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी जेडी वेंस के लिए डिनर आयोजित करेंगे। इसके बाद वेंस सोमवार रात को ही जयपुर रवाना होंगे, जहां वे मंगलवार को रुकेंगे। बुधवार को वे आगरा घूमने भी जाएंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत का दौरा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी, उनके 3 छोटे बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल और अमेरिकी प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।